नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम पढ़ेंगे हमारा निबंध मैं और मेरा देश। प्यारे बच्चों, यह निबंध श्री कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी द्वारा लिखा गया है। इस निबंध में उन्होंने एक गुलाम और एक स्वतंत्र देश के बीच में अंतर स्पष्ट करते हुए देश प्रेम की शिक्षा हमें दी है। एक नागरिक के रूप में जहाँ हमारे अधिकार हैं, वहाँ हमारे कुछ कर्तव्य भी हैं, कुछ ड्यूटीज भी हैं और हमें दोनों में तालमेल बिठाना ज़रूरी है। अगर हमें अपने अधिकारों को एंजॉय करना है, अधिकारों को मानना है, तो हमें कुछ कर्तव्यों का भी पालन अवश्य करना होगा। तो आइए बच्चों, बढ़ते हैं निबंध की ओर। इस निबंध के माध्यम से उन्होंने हमारे सामने कैसे देश प्रेम को रखा है, कैसी भावनाओं को, अपनी भावनाओं को रखा है और कैसे उन भावनाओं के माध्यम से हमें देश प्रेम की सीख दी है, ये तो हमें लेसन को पढ़ के ही पता चलेगा। तो आइए बच्चों, एक बार पढ़ लेते हैं। मैं अपने घर में जन्मा था, पला था, अपने पड़ोस में खेलकर पड़ोसियों की ममता दुलार पा बड़ा हुआ था। अपने नगर में घूम फिर कर वहाँ के विशाल समाज का संपर्क पा, वहाँ के संचित ज्ञान भंडार का उपयोग कर उस अपनी सेवाओं का दान दे, उनकी सेवाओं का सहारा पा और इस तरह एक मनुष्य से एक भरा पूरा नगर बनकर मैं खड़ा हुआ था। मैं अपने नगर के लोगों का सम्मान करता था और वे भी मेरा सम्मान करते थे। तो इन लाइनों के माध्यम से लेखक ने बताया है कि किस प्रकार वे जन्म से लेकर बड़े होने तक उसने अपना सफर तय किया, किस प्रकार समाज ने उसका साथ दिया, समाज से उसने क्या क्या प्राप्त किया और किस प्रकार उसने समाज को अपनी सेवाएं दी और अंत में वह एक प्रतिष्ठित व्यक्ति बन गया, एक सम्मानित व्यक्ति के रूप में उभरा। मुझे बहुतों की अपने लिए जरूरत पड़ती थी, मैं भी बहुतों की जरूरत का उनके लिए जवाब था। प्यारे बच्चों, ये तो हमारे समाज की बेसिक बात है कि समाज में रहते हुए हमें दूसरों की आवश्यकता पड़ती है और दूसरों को हमारी, मिलजुल कर ही समाज का निर्माण होता है। इस तरह मैं समझ रहा था कि मैं अपने आप में पूरा हो गया हूँ, पूरा फैल गया हूँ, पूरा मनुष्य हो गया हूँ। लेखक को महसूस होने लगा कि अब वह अपने आप में पूर्ण हो गया है, उसे अब किसी और चीज की आवश्यकता नहीं है। जैसे बच्चों, हमारा कुछ लक्ष्य होता है कि हमें अच्छी नौकरी पानी है, अच्छा घर होना चाहिए, अच्छा परिवार होना चाहिए। तो ये सब पाकर लेखक को एक बार ऐसे महसूस हुआ कि अब उसने पूर्णता को प्राप्त कर लिया है। मैं सोचा करता था कि मेरी मनुष्यता में अब कोई अपूर्णता नहीं रही, मुझे अब कुछ ना चाहिए, जो चाहिए वह सब मेरे पास है, मेरा घर, मेरा पड़ोस, मेरा नगर और मैं। वाह, कैसी सुंदर, कैसी संगठित, कैसी पूर्ण है मेरी स्थिति। यानी कि लेखक को बहुत आनंद आ रहा था ये महसूस करते हुए कि उसे एक आम इंसान को जिस जिस चीज की आवश्यकता होती है वह सब कुछ अब उसके पास है। एक दिन आनंद की इस दीवार में एक दरार पड़ गई और तब मुझे सोचना पड़ा कि अपने घर, अपने पड़ोस, अपने नगर की सीमाओं में ममता, सहारा, ज्ञान और आनंद के उपहार पाकर भी मेरी स्थिति एकदम हीन है और हीन भी इतनी कि मेरा कहीं भी कोई अपमान कर सकता है, एक मामूली अपराधी की तरह। और मुझे ये भी अधिकार नहीं कि मैं उस अपमान का बदला लेना तो दूर रहा, उसके लिए कोई अपील या दया प्रार्थना ही कर सकूं। क्या कोई भूकंप आया था जिससे दीवार में यह दरार पड़ गई? तो बच्चों, लेखक बताना चाहता है कि जब वो अपने आप में पूर्णता को महसूस कर रहा था तो अचानक उसे एहसास हुआ कि वो पूर्ण नहीं है। इतना कुछ होते हुए भी वह एकदम हीन है और इतना हीन कि उसका कभी भी कोई भी अपमान कर सकता है और वह चाहकर भी इसका बदला नहीं ले सकता और इसके अगेंस्ट कोई अपील किसी अदालत में नहीं कर सकता। तो ऐसा क्या हुआ होगा बच्चों कि लेखक के मन में इतना मानसिक परिवर्तन हुआ? तो लेखक पूछता है कि क्या कोई वहां पर भूकंप आया था? बड़े महत्व का प्रश्न है,
इस अर्थ में भी ये बात को खिलने का, आगे बढ़ने का अवसर देता है, और इस अर्थ में भी कि ठीक समय पर पूछा गया है। ऐसे प्रश्नों का उत्तर देने में एक अपूर्व आनंद आता है। तो उत्तर ये है आपके प्रश्न का। बच्चों, जो प्रश्न हमारे मन में उठा कि ऐसा क्या हुआ, ऐसा कौन सा भूकंप आया कि लेखक को पूर्णता से अपूर्णता की ओर बढ़ना पड़ा, तो हमारे प्रश्न का उत्तर आगे की लाइन में मिलने वाला है। जी हाँ, एक भूकंप आया था जिससे दीवार में ये दरार पड़ गई। और लीजिए, आपको कोई नया प्रश्न न पूछना पड़े, इसलिए मैं अपनी ओर से ही कह दे रहा हूँ कि ये दीवार थी मानसिक विचारों की, मानसिक विश्वासों की। इसलिए यह भूकंप भी किसी प्रांत या प्रदेश में नहीं उठा, मेरे मानस में ही उठा था। मानस में भूकंप उठा था। तो हमारे प्रश्न का उत्तर देते हुए लेखक बताता है कि हाँ, भूकंप आया था, लेकिन पृथ्वी पर नहीं, धरती पर नहीं, किसी भूमंडल पर नहीं, बल्कि उसके विचारों में परिवर्तन आया था। एक भूकंप आया था। उसके पीछे क्या कारण था बच्चों, ये हम आगे देखते हैं। हाँ जी, मानस में भूकंप उठा था, और भूकंप में कहीं कोई धरती थोड़े ही हिली थी, आकाश थोड़े ही कंपा था। एक तेजस्वी पुरुष का अनुभव ही वह भूकंप था जिसने मुझे हिला दिया। वे तेजस्वी पुरुष थे स्वर्गीय पंजाब केसरी लाला लाजपत राय। अपने महान राष्ट्र की पराधीनता के दीन दिनों में जिन लोगों ने अपने रक्त से गौरव के दीपक जलाए, और जो घोर अंधकार और भयंकर बवंडरों के झकझोरों में जीवन भर खेल उन दीपकों को बुझने से बचाते रहे, उन्हीं में एक थे हमारे लाला जी। उनकी कलम और वाणी दोनों में तेजस्विता की ऐसी किरणें थी कि वे फूटती तो अपने मंत्र मुग्ध हो जाते और पराए भौचक। बेटा, इन लाइनों में लेखक हमें बताता है कि जो उसके मन में भूकंप उठा था, जो उसके विचारों में परिवर्तन आया था, जिसके कारण उसे पूर्णता से अपूर्णता का बोध हुआ, उसका कारण था एक अनुभव जो स्वर्गीय लाला लाजपत राय जी ने सुनाया था। तो इन पंक्तियों में लेखक ने लाला लाजपत राय जी के महान व्यक्तित्व का उल्लेख किया है कि किस प्रकार उन जैसे महान वीरों ने अपने बलिदान से अपनी भारत माता को, हमारी भारत माता को अंग्रेजों के चंगुल से आजाद करवाया, और गुलामी के दीपक को बुझाकर आजादी का उजियारा चारों तरफ फैलाया। और साथ ही लेखक बताता है कि लाला लाजपत राय जी इतने महान थे कि उनकी जो कलम चलती थी, यानी कि जो वो लिखते थे, जो बोलते थे, उससे अपने और पराए दोनों ही मंत्र मुग्ध हो जाते थे। वे उन्हीं दिनों सारे संसार में घूमे थे। उनके व्यक्तित्व के गठन में उनके परिवार, उनके पास पड़ोस और उनके नगर ने अपने सर्वोत्तम रत्नों की जोत उन्हें भेंट दी थी। अजी क्या बात थी उनके व्यक्तित्व की! क्या देखने में, क्या सुनने में वे एक अपूर्व मनुष्य थे। कौन था भला ऐसा जिस पर वे मिलते ही ना छा जाते। संसार के देशों में घूम घूम कर वे अपने देश में लौटे, तो उन्होंने अपना सारा अनुभव एक ही वाक्य में भरकर बखेर दिया। वह अनुभव ही था वह भूकंप जिसने मेरी पूर्णता की ठस्क की अपूर्णता की कसक में बदल दिया। उनका अनुभव ये था, मैं अमेरिका गया, इंग्लैंड गया, मैं अमेरिका गया, इंग्लैंड गया, फ्रांस गया, और संसार के दूसरे देशों में भी घूमा। जहां भी मैं गया, भारतवर्ष की गुलामी की लज्जा का कलंक मेरे माथे पर लगा रहा। तो प्यारे बच्चों, देखो, इन लाइनों को एक बार फिर पढ़ लेते हैं। उनका अनुभव ये था कि मैं अमेरिका गया, इंग्लैंड गया, फ्रांस गया, संसार के दूसरे देशों में भी घूमा। जहां पर भी मैं गया, भारतवर्ष की गुलामी की लज्जा का कलंक मेरे माथे पर लगा रहा। तो ये था बेटा उनका अनुभव, जिसके कारण लेखक के विचारों में इतना महान परिवर्तन आया था कि अपने आप को पूर्ण मानने वाला लेखक अपने आप को अपूर्ण महसूस करने लगा। तो बेटा उनका अनुभव था
कि मैं दुनिया भर में घूमा, बहुत से देशों में गया, लेकिन जहाँ भी मैं घूमा तो मेरे माथे पर भारत की गुलामी का कलंक लगा रहा। क्या सचमुच यह अनुभव एक मानसिक भूकंप नहीं है, जो मनुष्य को झकझोर कर कहे कि मनुष्य के पास संसार एक ही नहीं, यदि स्वर्ग के भी सब उपहार और साधन हो, पर उसका देश गुलाम हो या किसी भी दूसरे रूप में हीन हो, तो वे सारे उपहार और साधन उसे गौरव नहीं दे सकते। तो बच्चों, उनके अनुभव से लेखक को ये एहसास हो गया कि इंसान के पास चाहे कितने भी साधन क्यों ना हो, लेकिन अगर वह एक गुलाम देश का वासी है, तो ये सभी साधन उसके लिए बेकार हैं। इस अनुभव की छाया में मैं सोचता हूँ कि मेरा ये कर्तव्य है कि मुझे निजी रूप में सारे संसार का राज्य भी क्यों ना मिलता हो, मैं कोई ऐसा काम ना करूं जिससे मेरे देश की स्वतंत्रता को, दूसरे शब्दों में उसके सम्मान को धक्का पहुंचे, उसकी किसी भी प्रकार की शक्ति की कमी आए। साथ ही उसके एक नागरिक के रूप में मेरा ये अधिकार भी है कि अपने देश का के सम्मान का पूरा-पूरा भाग मुझे मिले और उसकी शक्तियों से अपने सम्मान की रक्षा का मुझे जहाँ भी मैं हूँ भरोसा रहे। बच्चों, इन पंक्तियों में बहुत बड़ी बात लेखक ने हमें कही है। लेखक ने हमें कहा है कि हमें ऐसा कुछ भी, यानी कि अपने निजी अनुभव से लेखक हमें बताता है कि हमें ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिससे हमारे देश की स्वतंत्रता को, आज़ादी को या फिर देश के सम्मान को धक्का पहुंचे और हमारे देश की शक्ति हीन हो। साथ ही हमें नागरिक के रूप में ये तो हमारा कर्तव्य था बेटा कि हमें अपने देश के सम्मान की पूरी पूरी रक्षा करनी है। साथ ही हमें ये अधिकार भी है कि हमारे देश का जो सम्मान है उसका भाग मुझे भी मिलना चाहिए। यानी कि जहाँ भी हमारे देश का सम्मान हो, उसे सुनकर मुझे अपने आप में गौरवान्वित महसूस करना चाहिए। अजी भला एक आदमी अपने इतने बड़े देश के लिए कर ही क्या सकता है? फिर कोई बड़ा वैज्ञानिक हो तो वह अपने आविष्कारों से ही देश को कुछ बल दे दे, या फिर कोई बहुत बड़ा धनपति हो तो वह अपने धन का भामाशाह की तरह समय पर त्याग कर ही देश के काम आ सकता है। पर हर एक आदमी ना तो ऐसा वैज्ञानिक ही हो सकता है, ना धनिक ही। फिर जो बेचारा अपनी ही दाल रोटी की फिक्र में लगा हुआ है, वह अपने देश के लिए चाहते हुए भी क्या कर सकता है? बेटा, ये विचार है एक साधारण जनमानस के, हम लोगों के, जो हम अक्सर कहते हैं कि भला मेरे करने से क्या होगा। अगर कोई बड़ा व्यक्ति वैज्ञानिक देश के उत्थान में तरक्की में योगदान देगा तभी कुछ होगा, या फिर कोई रुपए पैसे वाला कोई धनिक अपना अगर धन देश में लगाएगा तभी हमारी अर्थव्यवस्था स्ट्रांग होगी। लेकिन बेटा, ऐसा कुछ नहीं है। आपका प्रश्न विचारों को उत्तेजना देता है, इसमें संदेह नहीं, पर इसमें भी कोई संदेह नहीं कि इसमें जीवन शास्त्र का घोर अज्ञान भी भरा हुआ है। अरे भाई, जीवन कोई आपके मुन्ने की गुड़िया थोड़े ही है कि आप कह सके कि बस ये है, इतना ही है। वह तो एक विशाल समुद्र का तट है जिस पर हर एक अपने लिए स्थान पा सकता है। तो बच्चों, लेखक हमारे प्रश्न का उत्तर दे रहा है, जो हम आम तौर पर सोचते हैं कि हम अपने देश के लिए क्या कर सकते हैं। तो लेखक हमें बता रहा है कि आप क्या कर सकते हैं, इसका जवाब केवल आपके पास है। वो आपको सोचना है कि आप क्या कर सकते हैं। अगर आप अपने आप को एक गुड़िया ही मानते हैं, एकमात्र व्यक्ति ही मानते हैं, तो बात अलग है। लेकिन अगर आप अपने आप को गुणों का एक समुद्र मान ले, तो आप अपने देश के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। आप स्वयं अपना स्थान बना सकते हैं। लो, एक और बात बताता हूँ आपको। जीवन को दर्शन शास्त्रियों ने बहुमुखी बताया है, उसकी अनेक धाराएं हैं। सुना नहीं आपने, जीवन एक युद्ध है और युद्ध में लड़ना ही तो कोई एक काम नहीं होता। लड़ने वालों को रसद ना पहुंचे तो वे कैसे लड़े? किसान ठीक से खेती ना उपजाएं तो रसद पहुंचाने वाले क्या करें? और लो, जाने दो बड़ी बातें, युद्ध में जय बोलने वालों का भी महत्व है, जय बोलने वालों का भी। तो प्यारे बच्चों, दो उदाहरणें लेखक ने हमारे सामने रखी हैं कि हम लोग आम अक्सर कहते हैं कि युद्ध में लड़ने वाले महान होते हैं, लेकिन बेटा, उनके युद्ध के मैदान तक पहुंचने और वहां लड़ने के पीछे भी बहुत लोगों का हाथ होता है, जो रसद पहुंचाते हैं वहां तक।
ट्रकों के जरिए सामान पहुंचाते हैं, उससे भी अधिक महत्वपूर्ण जो उस सामान को पैदा करते हैं, चाहे खेतों में चाहे फैक्ट्रियों में। यानी कि बेटा सबका अपना अपना महत्व होता है, कोई भी देश में महत्वहीन नहीं होता है। इसी प्रकार लेखक हमें बताता है कि युद्ध में लड़ने वालों के साथ साथ जो उनको हौसला देते हैं, उनकी जय जयकार करते हैं, वहां पर नारे लगाते हैं, उनका भी बहुत ज्यादा महत्व होता है। हाँ जी, युद्ध में जय बोलने वालों का भी बहुत महत्व है। कभी मैच देखने का अवसर तो मिला ही होगा आपको। देखा नहीं आपने कि दर्शकों की तालियों से खिलाड़ियों के पैरों में बिजली सी लग जाती है और गिरते खिलाड़ी उबर जाते हैं। कभी सम्मेलनों और मुशायरों की सारी सफलता दाद देने वालों पर ही निर्भर करती है। इसलिए मैं अपने देश का कितना भी साधारण नागरिक क्यों ना हूँ, अपने देश के सम्मान की रक्षा करने के लिए बहुत कुछ कर सकता हूँ। अकेला चना क्या बाढ़ फोड़े, ये कहावत मैं अपने अनुभव के आधार पर ही आपसे कह रहा हूँ कि 100% झूठ है। इतिहास साक्षी है, बहुत बार अकेले चने ने ही बाढ़ फोड़ा है, और ऐसा फोड़ा है कि बाढ़ खील खील ही नहीं हो गया, उसका निशान तक ऐसा शुभ मंत्र हुआ कि कोई यह भी नहीं जान पाया कि बेचारा आखिर था कहाँ। तो बच्चों, इसमें लेखक हमें बताता है कि हाँ जी, युद्ध में जय बोलने वालों का महत्व है। जिस प्रकार जब हम मैच देखते हैं तो दर्शकों की तालियों और दर्शकों की चीखों से जो उनकी हौसला अफजाई के लिए, खिलाड़ियों की हौसला अफजाई के लिए वो सीटियां मारते हैं, चीखे मारते हैं, उनसे खिलाड़ियों को बहुत ज्यादा उत्साह मिलता है। और अगर कोई खिलाड़ी गिरता भी हो तो भी वो उच्च जोश के साथ उठ खड़ा होता है। इसी प्रकार जब हम कभी कवि सम्मेलन देखते हैं, जब मुशायरे में जाते हैं, तो जो पीछे दाद देने वाले होते हैं, वाह वाह करने वाले होते हैं, उनके कारण ही जो कवि सम्मेलन है उसमें जान डलती है। तो बच्चों, लेखक हमें इन सभी बातों का ये निचोड़ बताना चाहता है कि आप कभी ये ना सोचे कि अकेला चना बाढ़ नहीं फोड़ सकता। अकेला चना बाढ़ फोड़ नहीं सकता बेटा, ये एक मुहावरा है जिसका अर्थ होता है कि अकेला व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। लेखक कहता है कि यह जो कहावत है पूरी तरह झूठ है, अकेला व्यक्ति भी बहुत कुछ कर सकता है। तो आपने कभी भी ये नहीं सोचना है कि मैं तो एक साधारण सा इंसान हूँ, मैं अपने देश के लिए क्या कर सकता हूँ। बेटा, अगर हम अच्छा सोचें, अच्छा करें अपने देश के लिए, देश प्रेम अपने मन में रखें, तो हम भी बहुत कुछ कर सकते हैं। मैं जानता हूँ कि इतिहास की गहराइयों में उतरने का यह समय नहीं है, पर दो छोटी कहानियां तो सुन ही सकते हैं आप। और कहानियां भी ना प्रेमचंद की ना एंटन चेखोव की, दो युवकों के जीवन की दो घटनाएं हैं, पर दो घटनाओं में वह गांठ इतनी साफ है जो नागरिक और देश को एक साथ बांधती है कि आप बड़ी बड़ी पुस्तकें पढ़कर भी उसे साफ, इतनी साफ नहीं देख सकते। इसमें बच्चों, लेखक आगे हमें दो कहानियां सुनाएगा जिसके माध्यम से ये बताएगा कि एक व्यक्ति और उसका देश कैसे बंधे होते हैं। हमारे देश के महान संत स्वामी राम तीर्थ एक बार जापान गए। वे रेल में यात्रा कर रहे थे कि एक दिन ऐसा हुआ कि उन्हें खाने को फल ना मिले। उन दिनों फल ही उनका भोजन था, यानी कि वो फलोहारी पर थे, फलों पर व्रत कर रहे थे कि उस दिन उन्होंने केवल फल ही खाना था। गाड़ी एक स्टेशन पर ठहरी तो वहां भी उन्होंने फलों की खोज की, पर वे ना पा सके। उन्होंने उनके मुंह से निकला, जापान में शायद अच्छे फल नहीं मिलते। देखिए बच्चों, इस बात को नोट करें, उनके मुंह से शब्द निकले, जापान में अच्छे फल नहीं मिलते। तो आपको कहानी समझ में आ रही है ना बच्चों। स्वामी राम तीर्थ, हमारे स्वामी राम तीर्थ जी एक बार जापान गए थे। उन दिनों उन्होंने केवल फल खाने थे, तो उन्हें कभी कहीं फल ना मिले तो उनके मुंह से क्या निकला कि जापान में शायद अच्छे फल नहीं मिलते। एक जापानी युवक प्लेटफार्म पर खड़ा था। वह अपनी पत्नी को रेल में बैठाने आया था। उसने ये शब्द सुन लिए। सुनते ही वह अपनी बात बीच में ही छोड़कर भागा और कहीं दूर से एक टोकरी ताजे फल लाया। वे फल उसने स्वामी राम तीर्थ को भेंट करते हुए कहा, लीजिए, आपको ताजे फलों की जरूरत थी। स्वामी जी ने समझा ये कोई फल बेचने वाला है और उनके दाम पूछे, पर उसने दाम लेने से इनकार कर दिया।
बहुत आग्रह करने पर उसने कहा, आप इसका मूल्य देना ही चाहते हैं तो वह ये है कि आप अपने देश में जाकर किसी से न कहिएगा कि जापान में अच्छे फल नहीं मिलते। देखो बच्चों, कितना महान था वह आदमी कि वो अपने देश के खिलाफ एक शब्द भी नहीं सुन सका, और उस गलती को दूर करने के लिए उसने स्वयं जो स्वामी जी की इच्छा थी फलों की, वह पूरी की, और साथ ही उनसे बेनती भी की, आग्रह भी किया कि वो यहाँ भी जाएं, इसकी बात हम आप हमारे देश के बारे में कहीं भी जाकर ये ना कहें कि जापान में अच्छे फल नहीं मिलते। इस गौरव की ऊंचाई का अनुमान आप दूसरी घटना सुनकर ही पूरी तरह लगा सकेंगे। एक दूसरे देश का निवासी एक युवक जापान में शिक्षा लेने आया। एक दिन वह सरकारी पुस्तकालय से कोई पुस्तक पढ़ने को लाया। इस पुस्तक में कुछ दुर्लभ चित्र थे। ये चित्र इस युवक ने पुस्तक में से निकाल लिए और पुस्तक वापस कर आया। किसी जापानी विद्यार्थी ने ये देख लिया और पुस्तकालय को उसकी सूचना दे दी। लाइब्रेरी ने तलाशी लेकर वे चित्र उस विद्यार्थी के कमरे से बरामद किए और उस विद्यार्थी को जापान से निकाल दिया गया। मामला यहीं तक रहता तो कोई बात ना थी, अपराधी को दंड मिलना ही चाहिए, पर मामला यहीं तक नहीं रुका। उस पुस्तकालय के बाहर बोर्ड पर लिख दिया गया कि उस देश का, किस देश का बच्चों, जिसका वह विद्यार्थी था, कोई निवासी इस पुस्तकालय में प्रवेश नहीं कर सकता। तो देखिए बच्चों, कितनी बड़ी घटना है। एक व्यक्ति ने तो एक फल भेंट करके अपने देश का नाम रोशन कर दिया, नाम ऊंचा किया, गौरव को बढ़ाया, और दूसरे व्यक्ति ने दूसरे देश में जाकर एक चोरी जैसी घटना की। लाइब्रेरी की पुस्तक में से चित्र निकाले और पकड़ा गया, और उसकी सजा क्या मिली? केवल उसे नहीं मिली, पूरे देश को मिली कि पुस्तकालय के बाहर, लाइब्रेरी के बाहर एक बोर्ड पर लिख दिया गया कि उस देश का कोई भी नागरिक इस लाइब्रेरी में आगे से प्रवेश नहीं कर सकेगा। तो बच्चों देखिए, एक व्यक्ति की गलत घटना का जो श्रेय उसे तो मिला ही मिला, उसका कलंक पूरे देश के माथे पर लग गया। मतलब साफ है, एकदम साफ, कि यहाँ एक युवक ने अपने काम से देश का सिर ऊंचा किया। कौन से युवक ने बेटा? जिसने स्वामी राम तीर्थ जी को फल भेंट किए थे। वहीं एक युवक ने अपने काम से अपने देश के मस्तक पर कलंक का ऐसा टीका लगाया जो जाने कितने वर्षों तक संसार की आंखों में उसे लांछित करता रहा, और वह टीका कितने सालों तक लगा रहा। इन घटनाओं से यह क्या ये स्पष्ट नहीं है कि हरेक नागरिक अपने देश के साथ बंधा हुआ है, और देश की हीनता और गौरव का फल उसे ही नहीं मिलता, उसकी हीनता और गौरव का फल उसके देश को भी मिलता है। भाव स्पष्ट है बच्चों कि हरेक नागरिक अपने देश के साथ बंधा हुआ है। अगर कोई हम अच्छा या बुरा कार्य करते हैं तो उसका फल हमारे देश को मिलता है, चाहे वो अच्छा हो चाहे बुरा। इसी प्रकार जो देश की हीनता और गौरव का फल है वो भी हमें मिलता है। मैं अपने देश का एक नागरिक हूँ और मानता हूँ कि मैं अपना देश हूँ। जैसे मैं अपने लाभ और सम्मान के लिए हर एक छोटी छोटी बात पर ध्यान देता हूँ, वैसे ही मैं अपने देश के लाभ और सम्मान के लिए भी छोटी छोटी बात पर ध्यान दूँ। यह मेरा कर्तव्य है, और जैसे मैं अपने सम्मान और साधनों से अपने जीवन में सहारा पाता हूँ, वैसे ही देश के सम्मान और साधनों से ही सहारा पाऊँ, यह मेरा अधिकार है। बात यह है कि मैं और मेरा देश दो अलग चीज तो है ही नहीं। तो बच्चों, ये तो आपको समझ में आया ही होगा कि जिस प्रकार हम अपने सुख साधनों का, मान सम्मान का ध्यान रखते हैं, उसी प्रकार हमें अपने देश के लाभ हानि, मान सम्मान का भी पूरा पूरा ध्यान रखना है। तभी हम उससे कुछ फायदा ले सकेंगे। अगर हम कुछ कर्तव्यों का निर्वाह करेंगे तभी हमें अधिकारों की प्राप्ति हो पाएगी। मैंने जो कुछ जीवन में अध्ययन और अनुभव से सीखा है वह यही है कि महत्व किसी कार्य की विशालता में नहीं है, उस कार्य के करने की भावना में है। बड़े से बड़ा कार्यहीन है यदि उसके पीछे अच्छी भावना नहीं है, और छोटे से छोटा कार्य भी महान है यदि उसके पीछे अच्छी भावना है। कहने का भाव बच्चों, ये जरूरी नहीं है कि आपको कोई बड़ा कार्य ही करना है तभी आपका नाम होगा, लेकिन चाहे आप छोटा कार्य करें, उसके पीछे की भावना महान होनी चाहिए, क्योंकि कार्य महान
उसके बड़े या छोटे होने से नहीं, बल्कि उसके पीछे जो आपकी भावना है उससे बनता है। महान कमाल पाशा उन दिनों अपने देश तुर्की के राष्ट्रपति थे। राजधानी में उनकी वर्षगांठ बड़ी धूमधाम से मनाई गई। देश के लोगों ने उस दिन लाखों रुपए के उपहार उन्हें भेंट किए। वर्षगांठ का उत्सव समाप्त कर जब वे अपने भवन के ऊपर चले गए, तो एक देहाती बूढ़ा उन्हें वर्षगांठ का उपहार भेंट करने आया। सेक्रेटरी ने कहा, अब तो समय बीत गया है। बूढ़े ने कहा, मैं 30 मील से पैदल चलकर आ रहा हूँ, इसलिए मुझे देर हो गई। तो बच्चों, एक कहानी लेखक हमें सुना रहा है कमाल पाशा जी की। कौन थे बेटा कमाल पाशा? तुर्की के राष्ट्रपति थे। उनकी वर्षगांठ थी, मनाई गई थी धूमधाम से। तो लोगों ने कितने ही अमूल्य उपहार उन्हें भेंट किए थे। तो अंत में कौन पहुंचा? एक गांव का बूढ़ा पहुंचा। राष्ट्रपति तक उसकी सूचना भेजी गई। कमाल पाशा विश्राम के वस्त्र बदल चुके थे, यानी कि वो आराम के कपड़े पहन चुके थे। वे उन्हीं कपड़ों में नीचे चले आए और उन्होंने आदर के साथ बूढ़े किसान का उपहार स्वीकार किया। ये उपहार मिट्टी की छोटी सी हंडिया में पाव भर शहद था, जिसे बूढ़ा स्वयं तोड़कर लाया था। कमाल पाशा ने हंडिया को स्वयं खोला और उसमें से 2 उंगलियां भरकर चाटने के बाद तीसरी उंगली से शहद से भरकर बूढ़े के मुंह में दे दी। बूढ़ा निहाल हो गया। राष्ट्रपति ने कहा, दादा, आज सर्वोत्तम उपहार तुमने ही भेंट किया, क्योंकि इसमें तुम्हारे हृदय का शुद्ध प्यार है। उन्होंने आदेश किया कि राष्ट्रपति की शाही कार में शाही सम्मान के साथ उनके दादा को गांव तक पहुंचाया जाए। क्या वह शहद बहुत कीमती था? क्या उसमें हीरे मोती मिले हुए थे? ना, उस शहद के पीछे उस लाने वाले की भावना थी, जिसने उसे 100 लालों का एक लाल बना दिया। तो बच्चों, यही तो लेखक हमें बताना चाहता है कि अगर आप किसी को उपहार देना चाहते हो, तो ये जरूरी नहीं है कि वो बहुत कीमती हो। लेकिन हाँ, जब आप उपहार लेकर जाएं तो अच्छी भावना से लेकर जाएं, जिस प्रकार वह बूढ़ा अपने हाथों से शहद तोड़कर राष्ट्रपति जी के लिए ले गया था। उससे भी अच्छी बात ये हुई कि राष्ट्रपति जी को भी उसका मूल्य मालूम था और उन्होंने उसे बिल्कुल सही आंका और उसे पूरा सम्मान दिया। हमारे देश में भी एक ऐसी ही घटना घटी थी। एक किसान ने रंगीन सूतरियों से एक खाट बुनी और उसे रेल में रखकर वह दिल्ली लाया। दिल्ली स्टेशन पर उस खाट को अपने कंधे पर रख वह भारत के प्रधानमंत्री पंडित नेहरू की कोठी पर पहुंचा। पंडित जी कोठी से बाहर आए तो वह खाट उसने उन्हें दी। पंडित जी को देखकर वह इतना भावमुग्ध हो गया कि कुछ कह ही नहीं सका। पंडित जी ने पूछा, क्या चाहते हो तुम? उसने कहा, यही कि आप इसे स्वीकार करें। प्रधानमंत्री ने उसका ये उपहार प्यार से स्वीकार किया और अपना एक फोटो दस्तखत करके उसे स्वयं भी उपहार में दिया। जिस दस्तखती के फोटो के लिए देश के बड़े बड़े लोग, विद्वान और धनी तरसते हैं, वह क्या उस मामूली खाट के बदले में दिया गया था? ना, वह तो उस खाट वाले की भावना का ही सम्मान था। बिल्कुल मिलती जुलती घटना है बच्चों। एक किसान कितनी मेहनत से कितनी दूर ट्रेन पर रखकर वो लेके गया अपनी खाट, तो उससे भी ज्यादा उसे क्या मिला, उसका मूल्य, कि प्रधानमंत्री नेहरू जी ने उसकी कद्र की और उसके बदले में उसे पूरा सम्मान दिया गया। अपने दस्तखत करके बेटा, जिसे हम ऑटोग्राफ कहते हैं, अपनी फोटो पर ऑटोग्राफ देकर उसे विदा किया गया। क्यों जी, हम ये कैसे जान सकते हैं कि हमारा काम देश के अनुकूल है या नहीं? वाह, क्या सवाल पूछा है आपने। सवाल क्या, बातचीत में आपने तो एक कीमती मोती ही जड़ दिया। यह पर इसके उत्तर में सिर्फ हाँ या ना से काम ना चलेगा, मुझे थोड़ा विवरण देना पड़ेगा। हम अपने कार्यों को देश के अनुकूल होने की कसौटी पर कसकर चलने की आदत डालें। यह बहुत उचित है, बहुत सुंदर है, पर हम इसमें तब तक सफल नहीं हो सकते जब तक कि हम अपने देश की भीतरी दशा को ठीक ठाक ना समझ लें और उसे हमेशा अपने सामने ना रखें। तो प्यारे बच्चों, लेखक से अगर हम ये बात पूछना चाहें कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमें कौन सा काम करना चाहिए और कौन सा नहीं करना चाहिए, कौन सा काम देश के हित में है और कौन सा देश के हित में नहीं है, तो देखो ये वाली लाइन,
हमारा काम देश के अनुकूल है या नहीं, यानी कि हमारे द्वारा किया गया कार्य देश के हित में है या नहीं। तो लेखक बताता है कि इसमें हाँ या ना नहीं, बल्कि इसके लिए पूरी एक्सप्लेनेशन, पूरी व्याख्या देनी होगी। तो बच्चों, इसके लिए लेखक ने हमें बताया है कि इसके लिए ज़रूरी है कि काम को करने से पहले हम ये सोचें कि हमें कैसा काम करना है, कौन सी चीज़ देश के लिए अनुकूल है और कौन सी प्रतिकूल है, और ये हमें अपनी आदत बनानी होगी। और इसके लिए ज़रूरी है कि हम अपने देश की जो भीतरी दशा है, अंदरूनी दशा है, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, उसका हमें पूर्ण ज्ञान हो। हम रोज हमारे देश से संबंधित खबरों को सुने, उनका विश्लेषण करें कि क्या हमारे देश के लिए अच्छा है और क्या बुरा है। हमारे देश की दो बातों की सबसे पहले और सबसे ज्यादा जरूरत है, एक शक्ति बोध और दूसरा सौंदर्य बोध। बस हम ये समझ लें कि हमारा कोई भी काम ऐसा ना हो जो देश में कमजोरी की भावना को बल दे या कुरुचि की भावना को। कहने का भाव, हमें अपने देश में एक तो शक्ति का प्रसार करना है, उसके को शक्तिशाली मानना है, और दूसरा उसे सुंदर बनाना है। ये दो बातें अगर हम करेंगे तो हमारा देश तरक्की के रास्ते पर अवश्य आगे बढ़ेगा। जरा अपनी बात को और स्पष्ट कर दीजिए। ये आपकी राय है और मैं इसमें बहुत ही खुश हूँ कि आप मुझसे यह स्पष्टता मांग रहे हैं। क्या आप चलती रेलों में, मुसाफिर खानों में, क्लबों में, चौबालों पर और मोटर बसों में कभी ऐसी चर्चा करते हैं कि हमारे देश में यह नहीं हो रहा है, वह नहीं हो रहा है, यह गड़बड़ है, वह परेशानी है? साथ ही क्या इन स्थानों में या इस तरह के दूसरे स्थानों में आप कभी अपने देश के साथ दूसरे देशों की तुलना करते हैं और इस तुलना में अपने देश को हीन और दूसरे देशों को श्रेष्ठ सिद्ध करते हैं? यदि इन प्रश्नों का उत्तर हाँ है, तो आप देश के शक्ति बोध को भयंकर चोट पहुंचा रहे हैं और आपके हाथों देश के सामूहिक मानसिक बल का हताश हो रहा है। सुनी है आपने शल्य की बात? वह महाबली कर्ण का सारथी था। जब भी कर्ण अपने पक्ष की विजय की घोषणा करता, हुंकार भरता, वह अर्जुन की अजेयता का हल्का सा उल्लेख कर देता। बार बार इस उल्लेख ने कर्ण के सघन आत्मविश्वास से में संदेह की तरेड़ डाल दी, जो उसके भावी पराजय की नींव रखने में सफल हो गई। देखो बच्चों, कितनी महत्वपूर्ण बात लेखक ने हमें कही है। ये तो हमारी सबकी आदत है कि जब भी हम दो चार व्यक्ति इकट्ठे होते हैं किसी भी पब्लिक प्लेस पर, तो अक्सर हम यही बातें करते हैं कि हमारे देश में ये कमियां हैं, वो कमियां हैं, और साथ ही हमारे देश की तुलना दूसरे देशों से भी करते हैं। आजकल हम कनाडा, अमेरिका को ज़्यादा महान मानते हैं और अपने देश को तुच्छ मानते हैं। तो इससे जो सुनने वाले होते हैं बच्चों, उन पर कितना प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, और इससे हमारे देश के शक्ति बोध को भयंकर चोट पहुंचती है। क्योंकि बच्चों, राष्ट्र की शक्ति क्या है? राष्ट्र के लोग हैं। और अगर लोगों के विश्वास में ही त्रेड़ आ जाएगी, दराड़ आ जाएगी कि हमारा देश कमजोर है, तो देश के शक्ति बोध को चोट अवश्य पहुंचेगी। इसको लेखक ने एक उदाहरण से स्पष्ट किया है कि जैसे जो महाबली शल्य था, वो कर्ण का सारथी था। जब भी कर्ण अपने पक्ष को विजयी घोषित करता था, तो साथ ही जो शल्य था वो कह देता था कि आप जीतने वाले नहीं हो। तो बार बार ये बात का कहना, कर्ण के जो विश्वास था कि मैं जीतूंगा, उसमें एक दरार पड़ गई। किसके कारण? शल्य के बार बार ये कहने से कि आप नहीं जीतोगे, और वही बात सच साबित हो गई और कर्ण की हार हुई। अच्छा, आप इस तरह की चर्चा कभी नहीं करते? तो मैं आपसे दूसरा प्रश्न पूछता हूँ। तो बच्चों, अगर तो आप ऐसी चर्चा करते हो तो आप देश के शक्ति बोध को चोट पहुंचाते हो, और आप अगर नहीं करते हो तो फिर ठीक है। तो दूसरी बात सुनिए, क्या आप कभी केला खाकर छिलका रास्ते में फेंकते हैं? अपने घर का कूड़ा बाहर फेंकते हैं? मुंह में गंदे शब्दों से गंदे भाव प्रकट करते हैं, यानी कि गालियां निकालते हैं? इधर की उधर, उधर की इधर लगाते हैं, यानी कि चुगलीबाजी करते हैं? अपना घर, दफ्तर, गली गंदा रखते हैं, यानी कि सफाई का ख्याल नहीं रखते?
होटलों, धर्मशालाओं में या दूसरे ऐसे ही स्थानों में, जीनों में, कोनों में पीक थूकते हैं। क्या आप पब्लिक प्लेस पर कभी थूकते हैं? उत्सवों, मेलों, रेलों और खेलों में ठेल मठेल करते हैं। निमंत्रित होने पर समय से लेट पहुंचते हैं। ये वचन देकर भी घर आने वालों को समय पर नहीं मिलते। और इसी तरह किसी भी रूप में क्या सुरुचि और सौंदर्य को आपके किसी काम से ठेस लगती है। देखो बच्चों, सौंदर्य बोध में लेखक ने कितनी ही बातें ली हैं। सबसे प्रथम है स्वच्छता। क्या आप अपने आसपास साफ सफाई का ध्यान रखते हैं? कूड़ा करकट सही जगह पर फेंकते हैं? इसके साथ साथ केवल आपने फिजिकल सफाई का ही ध्यान नहीं रखना है, मानसिक सफाई का भी ध्यान रखना है। अपने अपने मन में स्वच्छ विचार लेकर आने हैं। किसी की चुगली, किसी की निंदा नहीं करनी है, मुंह से गंदे शब्द नहीं निकालने हैं और साथ ही अपनी आदतों में भी परिवर्तन करना है। भारतीय माने जाते हैं कि हम कभी समय पर नहीं पहुंचते। अगर हम किसी को घर पर बुलाते हैं तो हम उसे सही समय पर नहीं मिलते। तो ये बुरी आदतें भी हमारे देश के सौंदर्य को चोट पहुंचाती हैं। यदि आपका उत्तर हाँ है तो आपके द्वारा देश के सौंदर्य बोध को भयंकर आघात लग रहा है और आपके द्वारा देश की संस्कृति को गहरी चोट पहुंच रही है। कहने का भाव, आपको अपनी आदत में परिवर्तन करना होगा, तभी हमारे देश का सौंदर्य बोध निखरेगा, तभी हमारा देश सुंदर बनेगा, शक्तिशाली बनेगा। क्या कोई ऐसी कसौटी भी बनाई जा सकती है जिससे देश के नागरिकों को आधार बनाकर देश की उच्चता और हीनता को हम तोल सकें? लीजिए, चलते चलते आपको इस प्रश्न का उत्तर दे ही दूं। इस उच्चता और हीनता की कसौटी है चुनाव, यानी कि हमारी इलेक्शन प्रोसेस बेटा, वोटिंग प्रोसेस। जिस देश के नागरिक ये समझते हैं कि चुनाव में किसे अपना मत देना चाहिए और किसे नहीं, वह देश उच्च है। और यहाँ के नागरिक गलत लोगों के उत्तेजक नारों या व्यक्तियों के गलत प्रभाव में आकर मत देते हैं, वह हीन है। यानी कि बच्चों, अगर आपकी आपकी वोटिंग प्रक्रिया ठीक है, चुनाव के समय आप सोच समझकर चुनाव डालते हो, तो आपका देश महान है। अगर आपके देश के नागरिक अच्छे से चुनाव नहीं डालते, किसी के प्रभाव में आकर चुनाव डालते हैं, अपना मत देते हैं, तो वह देश हीन है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि मेरा यानी हर एक नागरिक का ये कर्तव्य है कि वह जब भी कोई चुनाव हो, ठीक मनुष्य को अपना मत दें। और मेरा अधिकार है कि मेरा मत लिए बिना कोई भी आदमी, वह संसार का सर्वश्रेष्ठ महापुरुष ही क्यों ना हो, किसी अधिकार की कुर्सी पर ना बैठ सके। तो बच्चों, हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि जब भी हम वोट डालें, चुनाव डालें, सोच समझ कर डालें, बिल्कुल ठीक मनुष्य को चुनाव को अपना मत दें, उसका चुनाव करें। और साथ ही यह सुनिश्चित करें कि आपके वोट के बिना चाहे कितना भी महान व्यक्ति क्यों ना हो, किसी भी अधिकार की कुर्सी पर ना बैठ सके। तो बच्चों, आइए एक दो पंक्तियों वाले प्रश्न देख लेते हैं। लेखक को अपनी पूर्णता का बोध कब हुआ? जब लेखक को यह पता चला कि उसे अनेकों की अपने लिए जरूरत पड़ती है और उसकी जरूरत अनेकों को पड़ती है, यानी कि वह भी अनेकों की जरूरतें पूरी करता है, तब उसे अपनी पूर्णता का बोध हुआ। मानसिक भूकंप से क्या अभिप्राय है? मानसिक भूकंप से अभिप्राय है विचारों की हलचल। किस तेजस्वी पुरुष के अनुभव से लेखक को हिला दिया? लाला लाजपत राय जी के अनुभव ने। मनुष्य के लिए संसार के सारे उपहार और साधनों को व्यर्थ क्यों कहा? बेटा, मनुष्य के लिए संसार के सभी उपहार और साधन तब व्यर्थ हो जाते हैं जब उसका देश गुलाम होता है। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, युद्ध में जय बोलने वालों का क्या महत्व है? बेटा, युद्ध में जय बोलने वाले युद्ध करने वालों का, यानी कि लड़ने वाले सैनिकों का साहस, उत्साह बढ़ाते हैं। दर्शकों की तालियां खिलाड़ियों पर क्या प्रभाव डालती हैं बच्चों? दर्शकों की तालियां खिलाड़ियों के उत्साह को बढ़ाती हैं और वे गिरते गिरते उबर जाते हैं। जापान के स्टेशन पर स्वामी रामतीर्थ जी क्या ढूंढ रहे थे बेटा? ताजे फल ढूंढ रहे थे। कमाल पाशा कौन थे? कमाल पाशा तुर्की के
राष्ट्रपति थे। बूढ़े किसान ने कमाल पाशा को क्या उपहार दिया बच्चों? बूढ़े किसान ने कमाल पाशा को मिट्टी की हंडिया में पाव भर शहद उपहार में दिया, जो शहद उसने स्वयं तोड़ा था। किसान ने पंडित जवाहरलाल नेहरू को क्या उपहार दिया? रंगीन सुतलियों से बनी खाट उपहार में दी। लेखक के अनुसार हमारे देश को किन दो बातों की आवश्यकता है? लेखक के अनुसार हमारे देश को शक्ति बोध और सौंदर्य बोध की आवश्यकता है। बेटा शल्य कौन था? शल्य महाबली कर्ण का सारथी था। प्यारे बच्चों, आगे हमारे बड़े प्रश्न हैं। अगर मैं ये सभी प्रश्न आपको करवाने लगूंगी तो हमारा वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और आप काफ़ी बोरियत महसूस करोगे। मुझे पूरी आशा है कि अगर आपने पाठ को बहुत ध्यान से पढ़ा है और सुना है तो आप इन प्रश्नों के उत्तर बड़ी बड़ी अच्छी से, बड़ी आसानी से, सरलता से दे पाओगे। तो प्यारे बच्चों, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपने अभी तक बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है तो इसे अभी कर लें, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन अब तक पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।